जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड टॉपर स्टॉक में। और आज के जो टॉपर हैं वो हैं मिस्टर आशीष रंजन। तो आशीष रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जो है एपिसोड में, इस चैनल पे। थैंक यू सर। आशीष रंजन, हमारे जो है श्रोताओं को यानी हमारे साथियों को अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका जो है आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। मेरा नाम आशीष रंजन है और मैं मूलतः मधेपुरा जिला बिहार का निवासी हूँ। और मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव रानीपट्टी से हुई और अभी हमने यूजी पटना विश्वविद्यालय से किया, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से स्नातक भूगोल की पढ़ाई की। तो प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर पटना विश्वविद्यालय में इनरोल हूँ और हमने यूजी पीजी के दरमियान ही जो यूजीसी की एक परीक्षा होती है नेट और साथ में जेआरएफ, तो उसको हमने क्वालिफाई किया। यानी आपने जो है पीजी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई किया। करेंटली आप जो है पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो आशीष जी बताइए कि आपने जब जेआरएफ क्वालिफाई किया तो जेआरएफ में कितने मार्क्स आपको मिले थे? कुल 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें कि 100 प्रश्न थे सब्जेक्ट से, 100 प्रश्न और 50 प्रश्न थे कॉमन पेपर से। तो कुल मिला के मेरा 188 स्कोर हुआ था। 188? हाँ, 94 क्वेश्चन सही हुए थे, जिसमें कि 64 सब्जेक्ट में और 30 फर्स्ट पेपर में। यानी आपको जो है 188 मार्क्स टोटल मिले थे आउट ऑफ 300 और आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। बहुत अच्छी बात है। आशीष जी, हमें बताइए कि जब आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो आपने कौन कौन सी किताबों को फॉलो किया इस जो है दरमियान, ताकि आपका जेआरएफ जो है आपने क्वालिफाई किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर, जैसे भूगोल का जो जर्नी शुरू हुआ मेरा यूजी से शुरू हुआ और पहली और प्राथमिक पुस्तकें हम लोगों के हाथ में दी गई प्रोफेसर सविंदर सिंह सर की, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, और साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर की किताब दी गई। और थाउट के लिए हमने माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ी। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी आती है, उसको फॉलो किया और आरएल सिंह सर की किताब आती है। बिल्कुल। और साथ में जो क्लास में प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, गुरुजन थे, उनको फॉलो किया। तो इसी तरह से जर्नी शुरू हुआ। फिर सब एक सर्किल बना, उसमें कुछ मटेरियल जो करंट आए तो जानकारी मिली कि ये गाइड है, तो वो सब जुड़ते चले गया तैयारी के साथ साथ। यानी आपने जो है अगर देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेसिकली सविन सिंह सर को फॉलो किया और ह्यूमन में आपने जो है माजिद सर को फॉलो किया और साथ ही साथ प्रैक्टिकल में आपने आरएल सिंह को जो है फॉलो किया और आप जो है जेआरएफ क्वालिफाई की। आशीष में ये बताइए कि जैसे देखा जाता है कि फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर का बहुत बड़ा रोल हो गया है। तो सेकंड पेपर अगर बात की जाए तो सेकंड पेपर के लिए आपका सोर्स क्या रहा है, मटेरियल सोर्स क्या रहा है? सेकंड पेपर मतलब ये अपना डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट, सॉरी सेकंड पेपर तो आपका डोमेन हो गया। फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए क्या? सर, जैसे सब लोग तो अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं, बिल्कुल, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग रहता है सबके लिए, चूँकि सब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे अपीयर होते हैं यूजीसी में, तो बड़ा चैलेंजिंग रहता है फर्स्ट पेपर कैसे तैयार किया जाए। तो एक प्राइमरी किताब आती है केवीएस मदान सर की, जो सब स्कॉलर्स सब लोग प्रीफर करते हैं, तो उसको सबसे पहले हमने परचेज़ किया। फिर तैयारी शुरू हुआ, फिर कुछ यूट्यूब से मटेरियल देख करके और फिर कुछ वेबसाइट से सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहली बात, और सिलेबस को अच्छे से देखिए कहाँ वो टॉपिक हमको मिल रहा है। बिल्कुल। फिर अपने सर्किल में चर्चा कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो धीरे धीरे तैयार हो जाता है। और अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए, थ्योरी तो हो ही जाता है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कितना सही हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जैसे टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। बिल्कुल। तो 2018 के आसपास के बाद जो कक्षा हुई है, तो टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है, तो 200-300 रुपये में सब्सक्रिप्शन आता है, तो वहाँ पर तो रेगुलर टेस्ट लगाइए, फिर उसका एनालिसिस देखिए। तो हर तरह से तैयारी मतलब किया जाता है, बुक से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब से। यानी आपने जो है इंटरनेट का सहारा लिया जो है इसके लिए, कॉमन पेपर के लिए, और साथ ही साथ केवीएस मदान सर को आपने फॉलो किया। अब जो है जैसे आप प्रेजेंट टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई है, पीएचडी कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय से, तो जेआरएफ के बारे में आप
आपके मन में कब से विचार आया था? यानी पीजी के दौरान या उससे पहले ही आप एडमिशन लेने के दौरान ही सोच लिया था कि हमको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ करके हमको पीएचडी में जाना है, या बचपन से आपका सपना? सर जैसे हायर एजुकेशन तो एक रहा है कि मतलब हम जिस समाज से आते हैं बहुत कम प्रतिनिधित्व है हायर एजुकेशन में, तो एक ख्वाब रहा कि हायर एजुकेशन हासिल किया जाए। बिल्कुल। और उसी के रास्ते चलते गए, और कहते हैं कि जब निकलते हैं तो फिर रास्ता बन जाता है। कहाँ हम कुछ कोसी क्षेत्र से आते हैं, फिर पटना आए यूजी करने, फिर एक रास्ता बना तो इलाहाबाद पहुंच गए। और बड़ा अपने कहते हैं कि धरती में कुछ है खासियत कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता है। तो सब लोगों का सहयोग रहा, दोस्त का, सर्किल का, यहाँ के प्रोफेसर्स का, और आज जेआरएफ हुआ तो इसी प्रयाग के धरती से हुआ है सर। बिल्कुल। तो यानी आपने जो है पीजी के दौरान ही आपने ऐसा कुछ सोचा कि हमको जेआरएफ करना है? बस था कि हायर एजुकेशन में आना है सर। जी। और पता चला कि इसके लिए एक नेट का परीक्षा होता है, और जो इसमें 1% में आते हैं उनको जेआरएफ अवार्ड होता है भारत सरकार के द्वारा। तो बस हायर एजुकेशन में जब आप आ रहे हैं तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें अगर फेलोशिप मिल जाता है तो बड़ा एक सस्टेनेबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल सही कि आप सक्षम हैं 5 साल अपना पढ़ाई कर सकते हैं, कब तक घर से पैसा लाएंगे। तो फिर जब पता चला तो तैयारी शुरू की है, और धीरे धीरे पहला अटैम्प्ट सर हम दिए थे तो मेरा नेट भी नहीं निकला था। तो ठीक है, नहीं निकला, फिर क्या कमी रही, क्या टाइम मैनेजमेंट का कमी रहा, सारा चीज़ देखना पड़ता है सर। कि आप थियोरी तैयार कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम में क्लियर हो रहे हैं तो फिर आप प्रश्न वहाँ जब नहीं सॉल्व कर पाएंगे विदिन 3 आवर्स तो कोई मायने नहीं रखता है। तो फिर वही हुआ, पहला बार जब हम अपीयर हुए थे जनवरी 2022 में, तो सर मेरा नेट भी नहीं निकला था। फिर अक्टूबर में परीक्षा हुआ, अपीयर हुए और जेआरएफ हो गया संयोग, तो रास्ता बन जाता है। यानी आपने जो है जब पीजी किया तो पीजी के दौरान ही आपके फ्रेंड सर्किल है और आपने पहले से सोच रखा था कि हमको जेआरएफ करना है, तो उसी दिशा में आपने जो है अपना आगे बढ़ते गए। आशीष जी ये बताइए कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि सर हमें जो किताबें तो जनरली सबको पता ही है, कैसे जो है मैनेज करें पढ़ाई के दौरान, जो है कि कितने घंटे पढ़ें, या ऐसा कुछ कोई आप स्पेशल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। रही बात सर घंटों में पढ़ाई की, तो हम माप नहीं सकते हैं कि पढ़ाई घंटों में होती है। पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया होती है। आप जब भी निकलिए, चूँकि कोई भी विषय है तो वह आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपके दोस्त सर्किल में उस टॉपिक पर चर्चाएँ होंगी, तो वो सब भी इंक्लूड होता है तैयारी में। तो आपका एक फ्रेंड सर्किल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या डिमांड है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, और उसके आसपास जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी पर विषय वस्तु पर चर्चाएं करते हैं, तो आपका तैयारी सतत होते रहता है और समय का काउंट नहीं किया जा सकता है सर। बिल्कुल, यानी आपके कहने का ये अर्थ है कि एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि हमको सर इतना सिलेबस में कवर अप करना चाहिए, और बाकी आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है। हम ये बताइए कि जैसे अब जो पेपर हो रहा है, देखा जा रहा है कि उसका पैटर्न लगातार थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल भी आ रहे हैं, तो इसमें एनसीईआरटी का कुछ रोल आपको दिखाई दे रहा है? आपने एनसीईआरटी का उपयोग किया है जो है ज्योग्राफी को तैयार करने में? सर हम कह सकते हैं कि जो भी परीक्षाएं अभी आयोजित हो रही हैं जी, तो उसमें अब जो है एनसीईआरटी तो सर बेसिक है। कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं वह बेसिक बुक है, सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है रेफरेंस बुक, एडवांस लेवल बुक, जो बड़े बड़े विद्वान शिक्षक लिखे हैं उनको फॉलो कीजिए। और जब एक एनसीईआरटी का तो रोल है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है सर अब ट्रेंड पैटर्न चेंज कर रहा है, इससे कोई दो राय नहीं हो सकती है। और उसका पैटर्न एक ट्रेडिशनल वे में जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एकदम फैक्ट टू फैक्ट, उससे हटा करके एनालिटिकल अप्रोच पर लिया, मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न को ढाला जा रहा है। और स्वाभाविक है जब हम रिसर्च के लिए बच्चों को छांटा जाता है, निकाला जाता है, तो रिसर्च माइंड खोजा जा रहा है। तो जो अभी कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे हैं समाज में, पर्यावरण में, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से ही पूछेंगे, लेकिन
ले करके जाएंगे करंट इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह का पैटर्न तो बदलाव हो रहा है, एकदम नज़र बनाए रखना पड़ेगा आपको करंट इशूज पर, साथ ही आपके सब्जेक्ट के सिलेबस पर, कहाँ से जुड़ रहा है लिंक। और कोई पहले होता था कि प्रीवियस ईयर पढ़ लिए तो 40% तैयारी हो जाती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर अब थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा सर, जैसे सिस्टम अप टू डेट हो रहा है तो सभी बच्चों को सलाह है कि अप टू डेट रहा जाए। यानी आपका कहने का मतलब ये कि एनसीईआरटी भी आप जो है अपने प्रिपरेशन के दौरान कम से कम कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ करंट जो इशू है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट से हैं उसको किसी भी माध्यम से आप क्या कीजिए जुड़े रहिए। और ये बताइए असीस जी कि जैसे जो पेपर आपका होता है वो ऑनलाइन होता है, तो जैसे अब जब हम लोग पढ़ते हैं या जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं या जो है टेस्ट लगाते हैं तो मोस्टली बच्चे जो है ऑफलाइन लगाते हैं, लेकिन उनको पेपर वहाँ ऑनलाइन देना पड़ता है, जिससे तमाम बच्चे शिकायत करते हैं कि सर स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आप जो है इस समस्या से कैसे निजात पाए थे? ये सर बहुत बड़ा समस्या है, और हमें पता है कि जो डिजिटल डिवाइड है ना, बिल्कुल सबके हाथ में लैपटॉप या गजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब डिमांड जो शिफ्ट हो रहा है सर पैटर्न, वो तो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। बिल्कुल। जब कंप्यूटर बेस्ड शिफ्ट हो रहा है और डिजिटल डिवाइड है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अरेंज कर लें। बिल्कुल। क्या सर, अरेंज कर लें, किसी दोस्त से मांग लें और आप माउस चलाना, कर्सर चलाना सीख लें। बिल्कुल। आखिर जिस फॉर्मेट पर बैटिंग होगा सर उसको तो समझना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो है। अब क्या पैटर्न चेंज कर रहा है तो पैटर्न के साथ थोड़ा सा यानी आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर कहीं ना कहीं से आप कहीं से भी उसको अरेंज करके प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको जो है क्या है एक तरह से देखा जाए तो लास्ट में सफलता मिलेगा। आपका मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सर आप कर्सर नहीं चला पाएंगे, माउस नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका वहाँ टाइम टेकिंग ज़्यादा ले सकता है, इसलिए आपको बार बार क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये बताइए हमें कि अगर नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको देना हो, यूजीसी देना हो, तो उनके लिए आप क्या जो है सलाह देंगे, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं नए स्टूडेंट जो यूजी कर चुके हैं, पीजी में एडमिशन लिए हैं? एकदम सर आपने जैसा बताया कि एनसीईआरटी बेस किताब है, बेस बुक का। इससे पहले जो रेफरेंस बुक एडवांस लेवल की बातें हुई यूजी पीजी के दरमियान, उन सब किताबों को फॉलो करें। और पहली बात कि एक बार आप सिलेबस कवर करने का प्रयास करें, अपने से, क्लासरूम से, अपने सीनियर के बीच में, जहाँ से आपको मदद हो सके। बिल्कुल। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है सर। सही कहा आपने। कोई जो कहेगा कि एक दिन में कोई तैयारी हो जाती है, बिल्कुल, तो ऐसा होता नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो और समय जब देंगे तो सर रिजल्ट परिणाम आपके पक्ष में आता है। वो सही कहा आपने कि जो है अगर नए स्टूडेंट है तो उनको बेसिक जो जितने भी बुक्स हैं, चाहे आपने जो भी बताया एनसीईआरटी, सबिन सिंह सर हैं, या जो भी आपको जो है बुक बताया जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए टू द पॉइंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो असीस जी बताइए कि जब आपका जेआरएफ हुआ तो क्या माहौल था उस टाइम, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बच्चे जानने की उत्सुकता रखते हैं ताकि वो भी जेआरएफ क्वालिफाई करें तो वो ऐसा फील कर पाएँ। ठीक, देखिए जर्नी है, जीवन जीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उसी रास्ते का एक जर्नी होता है सर, ठीक है। तो उसमें जब पढ़ाई कर रहे हैं तो जेआरएफ का परीक्षा निकल गया तो फिर तत्काल खुशी तो होती है, स्वाभाविक है सर। लेकिन फिर आगे का चैलेंज सामने आ जाता है कि आपको एनरोल करवाना है। बिल्कुल। ठीक है, तो खुशी है और पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने पहले किसको बता दिया आपका जेआरएफ हुआ कि मेरा जेआरएफ हो गया? सबसे पहले किसको फ़ोन किया? मैं घर पर ही था। आप घर पे ही थे? हाँ, तो बड़ा रिजल्ट जब भी आया है मेरे जीवन का तो मैं घर पे रहा हूँ, तो घर पे ही था। और एकदम बॉर्डर लाइन पे था सर मैं कि 93 कट ऑफ गया था और मेरा 94 नंबर था। 94 आपका था उस टाइम का पेपर, थोड़ा जिस पीरियड में आपका हुआ है उस ड्यूरेशन में पेपर यानी बहुत हार्ड क्वेश्चन, मतलब सब लोग बता रहे थे। हम भी पेपर लगा करके जब सेंटर से निकले तो लगा कि बेकार हो गया तैयारी, लगता डेट नहीं होगा। सही है। कहीं और पीसीएस उसीएस सिविल का तैयारी करते तो बेहतर रहता है। लेकिन वही बात होता है ना सर कि आप समय देंगे तो रिजल्ट बनता है आपके पक्ष में। सही फिर परिणाम आ गया सर।
बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी की बात है। और बात होती है कि परिणाम आने के बाद हो सकता है कि मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं अपने छोटे भाइयों को सही है, जो हमको फॉलो करते हैं। फॉलो करने लगते हैं, लेकिन ऐसा तो यही बताते हैं कि भाई देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है, आप जहाँ मेहनत करेंगे वहाँ आगे बढ़ेंगे। और ये सर। और अपने आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन है फैमिली में आपकी? सर मेरे पिताजी लिपिक हैं, लिपिक रहे हैं जी हाई स्कूल में, और मेरी माताजी शिक्षिका रही हैं। जी। तो एक मूलतः कह सकते हैं कि खेती किसानी से जुड़ा हुआ, साथ में शिक्षा से जुड़ा हुआ, ये दो वास्तविक हमारी मूल पहचान है। बिल्कुल। और गांव के परिवेश में हम लोग पले बढ़े हैं, तो बस वही एक सोशल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है एक रूरल एरिया से निकल के इतने बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। आप जो है पटना से होते हुए आप जो है संगम की धरती पे आए और यहाँ से आपने एक मुकाम हासिल किया। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी जो पीएचडी चल रही है पटना विश्वविद्यालय से, तो क्या टॉपिक है आपका, कुछ ऐसा डिसाइड है? अभी नहीं डिसाइड? अभी वहाँ का नियम है कि सर आपको कोर्स वर्क पहले कंप्लीट करना। अभी आपका कोर्स वर्क चल रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क योर सुपरवाइजर विल बी अलॉटेड, एंड देन ये जो होता है टॉपिक, यानी आपका अभी जो है कोर्स वर्क चल रहा है। कोर्स वर्क के बाद आपको जो है सुपरवाइजर डिसाइड होगा और उसके बाद आपका टॉपिक। तो क्या आपने कुछ चूज किया है कि हमें किस फील्ड में काम करना है? हमें सर ज़्यादा पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और साथ में अगर हेल्थ ज्योग्राफी पे हम काम कर सकें तो कुछ समाज को हम बेहतर दे पाएंगे। यानी आप जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी या आपको जो है हेल्थ ज्योग्राफी यानी मेडिकल ज्योग्राफी जो एक पार्ट है आपका ब्रांच है, उस पर काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि जो भी वही एक बात है कि बच्चे जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जो एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं और नेट होता है या नहीं होता है तो बार बार वो परेशान होने लगते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो बार बार दे रहे हैं, जिनका नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, या 2 बार 3 बार दे रहे हैं, उनका नेट ही हो रहा है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके लिए? सर आपका प्रश्न बहुत जायज़ है कि लगातार मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि परीक्षा पर लगातार हमें लगे रहना चाहिए कि नहीं लगे रहना चाहिए। मेरा मानना है सर कि अगर 18 और 20 का अंतर है बिल्कुल तो उसको पार किया जा सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर 12 और 20 का अंतर है ना सर, तो कहीं फिर से स्वयं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि कहीं हमने गलत फील्ड तो नहीं चुन लिया है। बिल्कुल सही कहा। और हो सकता है कि सब में सब टैलेंट होता है, और हो सकता है आप गलत फील्ड चूज कर लिया, अपना मूल चीज़ को पहचानिए, कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और सही बात है, अगर 18-20 का अंतर आ रहा है तो बिल्कुल आप हैप्पियर होइए और पार कीजिए। बिल्कुल पार करेंगे। ये आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप दे रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, तो आप खुद को असेसमेंट कीजिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती पे आप जो है सुधार कीजिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। होता क्या सर, कोई T20 फॉर्मेट का बेस्ट खिलाड़ी होता है, बिल्कुल सही, कोई टेस्ट क्रिकेट का होता है, कोई वनडे का होता है, तो वही चीज़ है। किसी T20 के फॉर्मेट के खिलाड़ी को चाहेंगे कि टेस्ट में बढ़िया करे, तो हो सकता है थोड़ा गड़बड़ परिणाम। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी आपको इस एग्जाम को देने से पहले, एग्जाम के अपीयर होने के बाद आपको खुद का असेसमेंट जो करना वो जरूरी है। और उसके लिए लगातार मॉक टेस्ट लगाइए, है ना सर? बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए, और जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको लगाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अपीयर एग्जाम में तो निश्चित होइए, उसमें कहीं कोई एक अंदर से झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमारा नहीं हो रहा है तो हम नहीं होंगे अपीयर। बिल्कुल लगातार देंगे तो सीखेंगे, सीखते सीखते सर रिजल्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब आप अपना आइडल किसको मानते हैं? आपके आदर्श कौन है अगर देखा जाए तो? बड़ा गंभीर बड़ा प्रश्न है सर। आइडियल सर किसको फॉलो करते हैं? हर व्यक्ति अपने लाइफ में किसी न किसी को फॉलो करता है। ये तो सर बहुत सारे जो है व्यक्तियों के आदर्श एक से अधिक होते हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो आदर्श का रूप रहा है, हमारे क्षेत्र से, हमारे गांव से बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल, बड़े समाजवादी चेहरा रहे, नेता रहे और स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनको उनके पद चिन्हों पर मैं चाहता हूं कि अपना जीवन अगर
बिता सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमारे जो है चैनल पे आए और आपने अपने विचार रखा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुंवर वर्मा सर हमारे सीनियर हैं और हम लोगों के लिए एक तरह से गार्जियन हैं, और इस जर्नी में अगर तैयारी हुआ है तो कुंवर वर्मा जैसे बड़े भाइयों का सहयोग सदैव मिला हम लोगों को। और आज वर्मा सर यहाँ पर एलन ज्योग्राफी करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूजीसी से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं, तो बड़ा खुशी होता है। और इन्हीं के साथ साथ हम लोग का जो भी तैयारी हुआ है सर, आप ही लोग के सर्किल में जो भी मिला है, सानिध्य में मिला है, बिल्कुल, तो उसके लिए सर आपका आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।